उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, ओला उबर ड्राइवरों के लिए नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओला उबर और अन्य ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नई नियमावली 2026 लागू कर दी है। अब इन कंपनियों और उनके ड्राइवरों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर किसी ड्राइवर पर पिछले 3 साल में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज हुआ है तो उसे ऐप कैब चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं पंजीकरण के बाद अगर कोई चालक नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो दोष मुक्त होने तक वो वाहन नहीं चला सकेगा। नई नीति के तहत ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन, फिटनेस टेस्ट और मनोचिकित्सीय जांच भी जरूरी होगी। साथ ही कम से कम 2 साल का ड्राइविंग अनुभव अनिवार्य किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी कैब में पैनिक बटन और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे ड्राइवर और गाड़ी की पूरी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। सरकार ने शिकायतों के लिए 24 घंटे ग्रीवांस सेल बनाने और ड्राइवरों के लिए स्वास्थ्य व टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था भी की है। प्रदेश में जनवरी और फरवरी के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के करीब 987 चालान किए जा चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। केजीएमयू के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला पद्मश्री सम्मान। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान श्वसन चिकित्सा, टीबी नियंत्रण और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 45 वर्षों से अधिक समय तक दिए गए योगदान के लिए मिला है। बस्ती जिले के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कठिन परिस्थितियों और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और केजीएमयू से एमबीबीएस चिकित्सा डिप्लोमा और टीबी में एमडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने भारत में टीबी नियंत्रण को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। मेडिकल कॉलेजों में देश के शुरुआती डीओटीएस केंद्रों में से एक की स्थापना की और उत्तर प्रदेश की पहली वीडियो बायोस्कोपी और स्लीप लैब शुरू कराने में भी योगदान दिया। डॉक्टर प्रसाद अब तक 5 लाख से अधिक मरीजों का इलाज कर चुके हैं। उन्होंने 12 मेडिकल किताबें लिखी और 325 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही और उन्होंने देश भर के करीब 700 मेडिकल कॉलेजों को टीबी नियंत्रण अभियान से जोड़ने का काम किया। यह सम्मान न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे चिकित्सा जगत और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात माना जा रहा है। यूपी में प्री प्राइमरी शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। जुलाई से शुरू होगी नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में नई शिक्षण सामग्री के साथ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यवहार, भाषा विकास, रचनात्मकता और गतिविधियों का पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की पढ़ाई को खेल और एक्टिविटी बेस्ड बनाया जा रहा है ताकि शुरुआती उम्र से ही उनमें सीखने की रुचि बढ़े। इसके लिए चहक 1, चहक 2, चहक 3, कदम, कलांकुर जैसी नई पुस्तिकाएं और टीचर गाइड तैयार की गई हैं। इससे शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को आसान और रोचक तरीके से पढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस बार पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया है। किताबों के वितरण और निगरानी के लिए खास ऐप का इस्तेमाल होगा, जिससे जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बच्चों तक समय पर सामग्री पहुंचाई जाए ताकि नई व्यवस्था का लाभ हर बच्चे को मिल सके। उत्तर प्रदेश में किसानों को 75% अनुदान पर मिलेगा जिप्सम, सुधरेगी मिट्टी की सेहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। वर्ष 2026-27 में प्रदेश भर में 25,360 टन जिप्सम का वितरण किया जाएगा। खास बात यह है कि किसानों को ये जिप्सम 75% अनुदान पर मिलेगा, यानी उन्हें सिर्फ 25% राशि ही देनी होगी। कृषि विभाग के अनुसार मिट्टी में सल्फर और कैल्शियम की कमी के कारण फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। सल्फर की कमी से पौधों की नई पंक्तियां सफेद पड़ने लगती हैं, जबकि कैल्शियम की कमी से जड़ें कमजोर हो जाती हैं। जिप्सम में लगभग 70% कैल्शियम सल्फेट होता है, जो मिट्टी की इन कमियों को दूर करने में मदद करता है। सरकार का दावा है कि जिप्सम के इस्तेमाल से मिट्टी की संरचना बेहतर होगी, पानी का संरक्षण बढ़ेगा और फसल उत्पादन में 5 से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक मिलेगा। साथ ही जिला स्तर पर गुणवत्ता जांच और वितरण की निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल सके।
यूपी में भर्ती परीक्षाओं के नियम बदले, अब 30 किलोमीटर तक बन सकेंगे परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कोषागार से 30 किलोमीटर की दूरी तक परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। पहले ये सीमा केवल 10 किलोमीटर थी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए ज्यादा संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो सकेंगे और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। सोमवार को प्रमुख सचिव नियुक्ति कार्मिक एम देवराज की ओर से जारी आदेश में सभी भर्ती आयोगों और बोर्डों को नए नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र तय करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बाकी सभी पुराने नियम पहले की तरह लागू रहेंगे, केवल दूरी के मानक में बदलाव किया गया है। दरअसल हाल के वर्षों में बड़ी भर्ती परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों की कमी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। खासकर अप्रैल में हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा और आने वाली पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं को देखते हुए फैसला लिया गया है। अब ज्यादा स्कूल और कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ और बेहतर तरीके से कराना आसान होगा। एसएसबी में कांस्टेबल जीडी भर्ती शुरू, 20 जून तक ऑफलाइन आवेदन का मौका। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में कांस्टेबल जीडी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 20 जून 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती खासतौर पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत निकाली गई है और आवेदन फॉर्म संबंधित विभागों के माध्यम से जमा किए जाएंगे। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। वही अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास 1 जनवरी 2026 तक एसएसबी में कम से कम 3 साल की नियमित सेवा पूरी होना भी अनिवार्य है। इसके साथ मेडिकल फिटनेस, अच्छा सर्विस रिकॉर्ड और पिछले 3 वर्षों की एपीएआर ग्रेडिंग भी जरूरी रखी गई है। चयन प्रक्रिया में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। उम्मीदवार एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट से भर्ती का नोटिफिकेशन और ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी के 29 पीपीएस अधिकारियों को जल्द मिलेगा आईपीएस प्रमोशन। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने 29 रिक्त आईपीएस पदों पर प्रमोशन के लिए 87 अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को भेज दिए हैं। अगर यूपीएससी की तरफ से किसी तरह की आपत्ति नहीं आती है तो अगले महीने प्रदेश को 29 नए प्रमोटेड आईपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। यूपीएसएससी के नियमों के अनुसार जितने पद खाली होते हैं उसके मुकाबले 3 गुना नाम भेजे जाते हैं। इसी नियम के तहत सरकार 1998, 1999, 2000 और 2001 बैच के पीपीएस अधिकारियों के नाम सूची में शामिल किए हैं। अंतिम फैसला यूपीएसएससी की मंजूरी के बाद होगा। इस खबर को पुलिस विभाग में बड़े बदलाव प्रमोशन प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे वरिष्ठ पीपीएस अधिकारियों को लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रमोशन का लाभ मिलेगा और पुलिस प्रशासन में नई जिम्मेदारियां तय होंगी। वहीं हाल ही में अयोध्या समेत कुछ जिलों में पुलिस अधिकारियों के तबादले भी किए गए, जिससे प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, 5 जिलों में रेड अलर्ट का और तापमान 47 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के 33 जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। खासकर बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर में रेड अलर्ट घोषित किया गया, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोमवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी, उरई, प्रयागराज और हमीरपुर में भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन के साथ साथ रातें भी बेहद गर्म रहेंगी, जिससे लोगों को राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। कई जिलों में तेज गर्म हवाओं के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है। लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार तक हालात लगभग ऐसे ही बने रह सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव करने की जरूरत है। यूपी में बिजली संकट गहराया, 8 यूनिटें बंद होने से गांव और तहसीलों में बढ़ी कटौती। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार को प्रदेश में 31,824 मेगावाट बिजली की रिकॉर्ड मांग दर्ज की गई। वहीं 22 मई को 24 घंटे में 669 मिलियन यूनिट बिजली खपत का भी नया रिकॉर्ड बना। लेकिन इसी बीच बिजली उत्पादन की 8 बड़ी यूनिटें बंद हो जाने से करीब 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन घट गया, जिससे कई इलाकों में कटौती बढ़ गई है। पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि रिकॉर्ड स्तर पर बिजली आपूर्ति की गई, लेकिन अचानक उत्पादन घटने और पावर एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण हालात बिगड़ गए। इसका सबसे ज्यादा असर गांव, बुंदेलखंड और तहसील मुख्यालय वाले क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां रात भर बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। कई शहरी इलाकों में भी लोकल फॉल्ट के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। विशेषज्ञों के अनुसार दिन में करीब 5000 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलने से स्थिति संभल जाती है, लेकिन रात में सौर ऊर्जा बंद होने और बाहर से पर्याप्त बिजली न मिलने के कारण संकट और बढ़ाता है।
लखनऊ में मोहन भागवत का बौद्धिक संवाद नीति और जल संरक्षण पर दिया जोर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत का लखनऊ में 3 दिवसीय प्रवास चर्चा का केंद्र बना रहा। इस दौरान उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 प्रांतों और नेपाल से आए 289 शिक्षार्थियों के साथ बौद्धिक संवाद किया। ये प्रशिक्षण वर्ग 21 मई से चल रहा है और 11 जून तक जारी रहेगा। लखनऊ के सरस्वती विद्या मंदिर निराला नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में भागवत ने समाज, संगठन और भविष्य की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने खास तौर पर स्वास्थ्य और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संकट बन सकता है। शिक्षार्थियों को रोजमर्रा की जिंदगी में कम पानी इस्तेमाल करने और संसाधनों के संरक्षण की सीख दी गई है। संवाद के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी नीति को लागू करने के लिए सरकार का बने रहना जरूरी होता है। साथ ही संघ के लंबे संघर्ष और समाज में उसके विस्तार का भी जिक्र किया गया है। माना जा रहा था कि इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया है। यूपी में पंचायत चुनाव टलने के संकेत, प्रधानों को प्रशासक बनाने से बढ़ी सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नई राजनीतिक स्थिति बनती दिख रही है। सरकार द्वारा कार्यकाल पूरा होने पर ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने के फैसले के बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब अगले विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। इस निर्णय के बाद राजनीतिक असर भी साफ दिखाई देने लगा है और ग्राम प्रधानों तथा ब्लॉक प्रमुख संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पंचायती राज विभाग के अनुसार प्रशासक बने निवर्तमान प्रधान और पंचायत सचिव पहले की तरह सामान्य कामकाज देखते रहेंगे, जबकि उन पर एडीओ, पंचायत, बीडीपीओ, डीपीआरओ, सीडीओ और डीएम स्तर पर निगरानी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि इन प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे चुनाव टलने की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं। इसी बीच प्रधान और ब्लॉक प्रमुख संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोग की बात कही है। वही संकेत मिले हैं कि आगे चलकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाए जाने पर विचार हो सकता है, क्योंकि इनके कार्यकाल भी जल्द समाप्त होने वाले हैं। लखनऊ सिविल कोर्ट अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट की सख्ती, लाठियां बांटने पर नाराजगी। लखनऊ के कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट परिसर के आसपास अतिक्रमण और हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच लाठियां बांटने और न्यायिक कार्य बाधित होने की घटनाओं पर गंभीर टिप्पणी करते हुए अधिवक्ताओं से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि क्या लाठियां बांटकर प्रशासन को सही काम करने से रोका जा सकता है और इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। ये मामला एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें सिविल कोर्ट परिसर के आसपास अवैध कब्जों और कार्रवाई को लेकर विवाद चल रहा है। अधिवक्ताओं ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना ठीक से चिन्हांकन किए तोड़फोड़ की गई, जबकि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण से बार बार गंभीर समस्याएं पैदा हो रही थी और कई बार एम्बुलेंस तक फंस चुकी थी। कोर्ट ने यह भी बताया कि प्रभावित दुकानदार को वैकल्पिक दुकान दी जा चुकी है और नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही अदालत ने संकेत दिया कि पुरानी तहसील की जमीन पर वकीलों के चैम्बर बनाने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। मामले की विस्तृत सुनवाई और आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। यूपी डार्क रूम सहायक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 355 पदों पर 366 लोगों ने लिया वेतन। उत्तर प्रदेश में डार्क रूम सहायक भर्ती से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग में 355 पदों के लिए भर्ती की गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि 366 लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर वेतन और अन्य लाभ भी उठाए। हाल ही में मानव संपदा पोर्टल पर किए गए सत्यापन में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जहां पाया गया कि कई मामलों में एक ही नाम के अलग अलग व्यक्ति विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे थे। कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति के 2-2 या यहां तक कि 6 स्थानों पर कार्यरत होने के रिकॉर्ड मिले। इसके अलावा नियुक्ति तिथियों और आईडी नंबरों में भी भारी अनियमितताएं पाई गई। जांच में हरदोई, अंबेडकर नगर, चित्रकूट, इटावा और लखनऊ जैसे जिलों में कई फर्जी या डुप्लीकेट नियुक्तियों का पता चला। मामले के उजागर होने के बाद कई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पुराना मामला है, लेकिन अब इसकी गहन जांच की जा रही है। इस खुलासे ने एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया और विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अयोध्या के संतों का कसमंडी कला विवाद में पासी समुदाय को समर्थन, स्थल को लेकर बढ़ा तनाव। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला स्थल को लेकर जारी विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। रामनगरी अयोध्या के कई संतों ने पासी समुदाय के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ये स्थल महाराजा राजपासी कंस के प्राचीन किले और शिव मंदिर से जुड़ा हो सकता है। समुदाय का दावा है कि जिसे वर्तमान में मकबरा बताया जा रहा है, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। हनुमानगढ़ी और तपस्वी छावनी से जुड़े संतों ने इस मुद्दे पर खुलकर पासी समुदाय के समर्थन की बात
कही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले यहां नमाज शुरू कराई गई थी, जिससे विवाद बढ़ गया। फिलहाल प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को पुलिस निगरानी में रखा है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीणों ने स्थल की पुरातत्व विभाग से जांच कराने की मांग की है। वहीं पारसी समुदाय और कुछ संगठनों ने यहां धार्मिक कार्यक्रम और हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। मामला अब न्यायालय में भी विचाराधीन बताया जा रहा है। अजय राय का सरकार पर हमला, बोले मुकदमे हो या दबाव, कांग्रेस के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके खिलाफ चाहे जितनी भी मुकदमे दर्ज हो जाएं, वो कांग्रेस के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। लखनऊ में आयोजित एक संगोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और आम जनता की स्थिति लगातार खराब हो रही है। अजय राय ने यह भी कहा कि जब वो महोबा में एक दलित छात्रा से जुड़े कथित अत्याचार के मामले में आवाज उठाने गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, जो लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनता की समस्याओं को उठाने से रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनके खिलाफ प्रधानमंत्री के बारे में कथित अपशब्दों को लेकर एफआईआर दर्ज होने का भी जिक्र सामने आया है, जिसे उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो से जुड़ा मामला बताया। संगोष्ठी में मौजूद अन्य वक्ताओं ने सामाजिक न्याय और संविधान में समानता के सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में इन मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। कानपुर में वेतन बढ़ोतरी को लेकर उबाल, 17 दिनों में 22 फैक्ट्रियों में श्रमिक प्रदर्शन। कानपुर और कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन बढ़ोतरी और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर श्रमिकों का आंदोलन तेज हो गया है। पिछले 17 दिनों में 22 फैक्ट्रियों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिससे प्रशासन और उद्योग जगत दोनों की चिंता बढ़ गई है। 9 मई से शुरू हुए इस आंदोलन के तहत कई जगहों पर फैक्ट्री गेट पर नारेबाजी, सड़क जाम और कामकाज ठप होने जैसी स्थिति देखने को मिली है। हाल ही में सचिंडी और चौबेपुर क्षेत्र की 5 फैक्ट्रियों में एक साथ कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और समय पर ओवरटाइम भुगतान की मांग उठाई है। श्रमिकों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी सैलरी और सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है, जबकि कई जगह पीने के पानी, शौचालय और सुरक्षा उपकरण जैसे बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। वहीं उद्योग संगठनों का कहना है कि पहले से ही कच्चे माल, बिजली दरों और बैंक ब्याज के बढ़ते बोझ से उद्योग संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों से उत्पादन और निवेश पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने श्रमिकों और उद्यमियों के बीच कई बैठकें भी की है, लेकिन अभी तक समाधान पूरी तरह निकल नहीं सका है। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में गड़बड़ी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम सुधारने को आईआईटी की टीम तैनात। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर गंभीर तकनीकी और मूल्यांकन संबंधी खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिस्टम की समीक्षा और सुधार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम गठित की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इस नई डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था में कई छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं स्कैनिंग की खराब गुणवत्ता के कारण ब्लैंक पेज के रूप में दर्ज हो गई, जिससे उन्हें उनके लिखे उत्तरों के अंक नहीं मिले। इसके अलावा रिजल्ट पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें, पेमेंट वेरिफिकेशन में देरी और बार-बार वेबसाइट क्रैश होने जैसी समस्याएं भी सामने आई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। इन्हीं शिकायतों के बाद सरकार ने इस पूरी प्रणाली की जांच और सुधार के लिए आईआईटी विशेषज्ञों की टीम बनाई है, जिसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिक शामिल है। ये टीम न सिर्फ पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करेगी, बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं के डेटा फ्लो और मूल्यांकन प्रक्रिया की भी समीक्षा करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियां ना हो। फिलहाल अभिभावक और छात्र सिस्टम की पारदर्शिता और मैनुअल जांच की मांग भी उठा रहे हैं। ईद से पहले आगरा में बकरों के दाम आसमान पर, एक बकरा 1,17,000 में बिका। ईद उल अजहा से पहले आगरा में बकरों के बाजार में भारी तेजी देखने को मिल रही है। मांग बढ़ने और बाहरी पशु व्यापारियों की कम उपस्थिति के कारण दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं, जिससे आम खरीदारों के लिए बकरा खरीदना महंगा हो गया है। ईद उल अजहा के नजदीक आते ही बाजारों में खरीद फरोख्त तेज हो गई और पिछले साल के मुकाबले कई बकरों की कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं। आगरा की मंडी में इस बार सबसे महंगा बकरा 1,17,000 में बिका, जबकि सामान्य बकरों के दाम 40 से 45,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। व्यापारी के अनुसार धौलपुर, बाड़ी और फिरोजाबाद जैसे इलाकों से पशु व्यापारी कम आने से सप्लाई घट गई है, जिससे कीमतें और बढ़ रही हैं। स्थानीय बाजारों में देर रात लगने वाली मंडियों में भीड़ बढ़ रही है और लोग पहले ही खरीदारी करने को मजबूर है, ताकि आगे और महंगाई से बचा जा सके। व्यापारियों का कहना है कि अगर सप्लाई जल्द नहीं बढ़ी तो बकरीद तक दाम और चढ़ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की सख्ती और व्यापारियों के साथ कथित अभद्रता को भी बाजार प्रभावित होने का कारण बताया है।
खतौनी में नाम से नहीं साबित होता मालिकाना हक, हाईकोर्ट ने किसान के पक्ष में दिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल खतौनी या राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति का जमीन पर स्वामित्व साबित नहीं होता। अदालत ने कहा है कि यदि सरकार ने जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं लिया तो उस पर सीलिंग एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के सोनकपुर गांव के एक लंबे समय से चल रहे अर्बन लैंड सीलिंग विवाद में किसान परिवार के पक्ष में सुनाया है। मामले में किसानों का कहना था कि उनकी जमीन वर्षों से उनके कब्जे में है और राजस्व अभिलेखों में भी उनका नाम दर्ज रहा है, जबकि सरकार की ओर से केवल कागजों में कब्जा दिखाया गया था जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कोर्ट ने पाया कि ना तो जमीन का वास्तविक कब्जा सरकार ने लिया था और न ही किसानों ने स्वेच्छा से जमीन छोड़ी थी, इसलिए सीलिंग की कार्रवाई अवैध है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सिर्फ दस्तावेजी रिकॉर्ड या कब्जा मेमो से स्वामित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि वास्तविक भौतिक कब्जा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है और लंबे समय से चल रहे 1976 के अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़े विवाद पर भी अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या की, प्रयागराज में सनसनी। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती क्षेत्र में अवैध संबंध के शक ने एक परिवार को दर्दनाक घटना में बदल दिया, जहां पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। ये मामला प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र के पिरौना गांव का है, जहां शबनम की शादी करीब 10 साल पहले शाख मोहम्मद उर्फ आलम से हुई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी पति को शक था कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से एक व्यक्ति मिलता था, जिसे लेकर घर में कई बार विवाद हुआ था। आरोपी ने बताया कि वो मजदूरी पर बाहर जाता था और इसी दौरान पत्नी से मिलने आने वाले व्यक्ति को लेकर वो मानसिक रूप से परेशान रहता था। बार बार समझाने के बावजूद बात नहीं बनी और शनिवार रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर डाली। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि सुबह बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला घरेलू विवाद और शक के चलते हुई एक गंभीर आपराधिक घटना के रूप में सामने आया है। अर्धसैनिक बल भर्ती में फर्जी डोमिसाइल रैकेट का खुलासा, आजमगढ़ गैंग पर बड़ी कार्रवाई तेज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अर्धसैनिक बलों की भर्ती के नाम पर फर्जी डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच अब असम और अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। आजमगढ़ में सक्रिय इस गिरोह का सरगना विद्यासागर बताया जा रहा है, जो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने फर्जी डोमिसाइल के आधार पर अभ्यर्थियों की भर्ती सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में कराई थी, जिसके बाद अब दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और अन्य बलों में नियुक्ति कई जवानों की सेवाएं भी फर्जी दस्तावेज मिलने पर समाप्त की जा रही है, जिनमें आजमगढ़ के 15 से अधिक जवान शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ठगी से कमाई गई रकम से आरोपियों ने ट्रक, गाड़ियां, जमीन और मकान जैसी संपत्तियां खरीदी, जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों को धमकी देने और दबाव बनाने के मामले भी दर्ज हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि असम सरकार की विशेष समिति सभी डोमिसाइल प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। पत्नी ने नशीला दूध पिलाकर पति को बेहोश किया, 20 लाख की संपत्ति लेकर नंदोई संग फरार। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला ने अपने पति को खाने के बाद नशीला दूध पिलाकर बेहोश कर दिया और घर से करीब 20 लाख रुपए की नकदी व गहने लेकर अपने नंदोई के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति के अनुसार उनकी शादी 15 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। 23 मई की रात पत्नी ने उन्हें दूध दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। सुबह होश आने पर उन्होंने देखा कि पत्नी गायब है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। आरोप है कि वो अपने साथ 1.5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवर और एक कीमती प्लॉट से जुड़े दस्तावेज भी ले गई है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर पत्नी को बरामद करने की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और फरार महिला व उसके नंदोई की तलाश की जा रही है। नोएडा में नाला सफाई में देरी, मानसून से पहले जलभराव का खतरा, अधिकारियों पर निलंबन की चेतावनी। नोएडा में मानसून से पहले नालों की सफाई समय पर शुरू न होने से शहर में जलभराव का खतरा बढ़ गया है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार अधिकांश सर्किलों में नाला सफाई के टेंडर अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जबकि हर साल ये काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाता था। इस देरी पर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि मानसून में किसी क्षेत्र में जलभराव हुआ तो संबंधित वरिष्ठ प्रबंधन को निलंबित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 10 करोड़ रुपए के टेंडर समय पर जारी होने थे, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने में ही लापरवाही हुई। अब टेंडर बंटवारे और मंजूरी में देरी के कारण काम समय पर पूरा होना मुश्किल माना जा रहा है। कुछ सर्किलों ने प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्राधिकरण का दावा है कि 30 जून तक सफाई पूरी कर ली जाएगी। हालांकि जमीनी स्थिति और समय की कमी को देखते हुए इस पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही को मानसून से पहले एक बड़ी प्रशासनिक चूक माना जा रहा है, जिस पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
महंगाई के बीच ग्रेटर नोएडा में राहत, इस साल नहीं बढ़ेंगे पानी के दाम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में पेयजल दरों में प्रस्तावित 10% वृद्धि को लागू न करने का फैसला लिया है, जिससे शहर वासियों को बड़ी राहत मिली है। पहले प्राधिकरण के नियमों के तहत हर साल पानी के दामों में 10% बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन इस बार 2026-27 के लिए दरें पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के समान ही रखी जाएंगी। ये निर्णय प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में लिया गया और इसे लागू भी कर दिया गया है। इससे आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच RWLA और स्थानीय निवासियों ने दर वृद्धि का विरोध किया था, जिसके बाद सीओ ने प्रस्तावित को मंजूरी नहीं दी। प्राधिकरण का यह फैसला आम लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें अब पहले जैसे ही पानी की दरें चुकानी होंगी और कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला, कार्यकाल खत्म होते ही पुराने प्रधान बनेंगे प्रशासक। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को उनके कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश की 643 ग्राम पंचायतों में 27 मई 2026 से ग्राम प्रधान अपने पद से विदा होने के बाद भी पंचायतों की कमान प्रशासक के रूप में संभालते रहेंगे। सरकारी आदेश के अनुसार ये नियुक्ति अधिकतम 6 महीने या नई पंचायतों के गठन तक रहेगी। हालांकि इन प्रशासकों को केवल सामान्य और रूटीन कार्य करने की अनुमति होगी, जबकि किसी भी बड़े नीतिक निर्णय के लिए जिलाधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। इस फैसले के बाद गांव की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि अब निर्वर्तमान प्रधानों का प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होगा और वो चुनाव तक प्रशासनिक भूमिका में बने रहेंगे। सरकार के इस कदम को पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। गोरखपुर में जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़, बिहार से चल रहा था नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने बिहार से जाली नोट लाकर स्थानीय बाजारों में खपाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक अधिवक्ता, मेडिकल स्टोर संचालक और प्रिंटिंग प्रेस मालिक सहित उनके साथी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पटना से 10 लाख रुपए असली नोट के बदले 40 लाख रुपए की नकली नोट की डील कर चुका था और अब तक लाखों के जाली नोट बाजार में चला चुका था। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य प्रिंटिंग प्रेस और डिजिटल उपकरणों की मदद से नकली नोट तैयार कर रहे थे और उन्हें असली जैसा दिखाने के लिए विशेष केमिकल का इस्तेमाल करने की योजना भी थी। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट, प्रिंटर, कंप्यूटर नोट बनाने के फर्मा और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। एसपी सिटी के अनुसार ये पूरा नेटवर्क बिहार और यूपी में फैला हुआ था और गिरोह के सरगना की तलाश जारी है। पुलिस टीम को पटना भेजा गया, आगे की जांच जारी है। सांसद रवि किशन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर केस, 3 अकाउंट की जांच शुरू। गोरखपुर में सांसद रवि किशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक, आपत्तिजनक और मान हानिकारक पोस्ट फैलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ताल थाना पुलिस ने सांसद के निजी सचिव की शिकायत पर 3 इंटरनेट मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि गोरखपुर वाले मिश्रा जी, लकी टॉक और एस संध्या नाम के अकाउंट से लगातार ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे जिनसे सांसद की छवि को नुकसान पहुंचाने और जनता के बीच गलत संदेश फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार यह पूरा अभियान सुनियोजित लग रहा है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है। साइबर सेल अब यह जांच कर रही है कि ये पोस्ट कहां से अपलोड किए गए हैं और इन अकाउंट्स का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है। एसपी सिटी ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली देहरादून हाईवे होगा 6 लेन, 21 जगहों पर बनेंगे अंडरपास और फ्लाईओवर। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना का सर्वे पूरा हो चुका है और अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार की जाएगी। योजना के तहत करीब 250 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए 21 स्थानों पर अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण पर लगभग 419 करोड़ रुपए का बजट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूर किया गया है। पहले चरण में हाईवे के करीब 70 किलोमीटर हिस्से को 6 लेन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में कई प्रमुख जगहों जैसे वहलना चौक, संधावली कट और अन्य स्थानों पर बड़े फ्लाईओवर प्रस्तावित है, जिनमें कुछ की लागत करोड़ों में होगी। NHAI के अनुसार सर्वे पूरा होने के बाद तकनीकी जांच की जा रही है, जिसके बाद DPR तैयार होगा और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली और देहरादून के बीच यातायात तेज, सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है। साथ ही खतरनाक कट और जाम की समस्या भी कम होगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज से फर्जी सर्टिफिकेट पर दाखिला लेने वाली छात्रा निष्कासित, जांच शुरू। कानपुर देहात के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नीट UG काउंसलिंग के जरिए फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आश्रित प्रमाण पत्र लगाकर प्रवेश लेने का मामला सामने आया है। जांच के बाद छात्रा दिव्यांशी भास्कर को कॉलेज से निष्कासित कर उसका दाखिला निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार छात्रा ने बलिया जिले से जारी बताए गए एक आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर एडमिशन लिया था, लेकिन चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय लखनऊ के निर्देश पर कराई गई जांच में ये प्रमाण पत्र
फर्जी पाया गया। बलिया डीएम द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज डीएम कार्यालय से जारी नहीं हुआ था और उस पर हस्ताक्षर व मुहर भी नकली थे। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और जांच अब पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि फर्जी प्रमाण पत्र किसने और कैसे तैयार किया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्रा का प्रवेश रद्द कर दिया, जबकि पुलिस आगे कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप निवेश के नाम पर महिला से 60 लाख की साइबर ठगी, 2 मामलों में केस दर्ज। गाजियाबाद में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां कौशाम्बी की एक महिला को गेमिंग ऐप में निवेश कर मोटे मुनाफे का झांसा देकर करीब 60 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़िता ने कुल 75 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसमें से 15 लाख रुपए उसे शुरुआत में रिटर्न के रूप में दिए गए, लेकिन बाद में 60 लाख रुपए फंस गए। पीड़िता धानेश्वरी कुमारी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए क्रिक प्लेयर सहित कई ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप्स में निवेश के लिए फंसाया गया। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे रिटर्न देकर भरोसा जीता गया और फिर अलग अलग लिंक के जरिए निवेश बढ़ाया गया। बाद में तकनीकी दिक्कत और अन्य बहानों के बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसके बाद पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इसी तरह एक अन्य मामले में एक व्यक्ति के बैंक खाते से 5,69,000 रुपए साइबर ठगी ने निकाल लिए, जिसमें फर्जी कॉल और सिम बदलवाने जैसी चालें अपनाई गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और साइबर नेटवर्क की पहचान करने में जुटी हुई है।